बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये मेरी यूएफ के डेली की वीडियो होती है। यूएफ के डेली वीडियो के एपिसोड 65 में आपका खुशामदीद है। आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं। आज की पहली खबर ये है कि अमेरिका ने अपनी एक नई न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन जो है उसको पानी में उतार दिया है। जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता चला आया हूँ कि अमेरिका के पास जितनी भी ये सबमरीन्स हैं, आइदर वो अटैक सबमरीन्स हैं या वो SSBNs हैं, यानी कि बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो लेके जा सकती हैं, या वो SSGNs हैं, यानी कि उनके ऊपर अमेरिका ने अपने टोमाहॉक क्रूज मिसाइल जो है वो रखे हुए हैं। ये सारी की सारी जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड है। अमेरिका के पास कोई भी ऐसी सबमरीन नहीं है जो कि डीजल इलेक्ट्रिक की हो। अमेरिका अपनी तमाम सबमरीन जो है वो न्यूक्लियर पावर्ड बनाता है। अटैक सबमरीन्स के अंदर अमेरिका जो है वो इस वक्त वर्जीनिया क्लास के सबमरीन्स को इस्तेमाल कर रहा है। ये जो नई सबमरीन अमेरिका ने अब पानी के अंदर उतारी है, इसको उसने नाम दिया है न्यू जर्सी का, और इसका नंबर है SSN 796। ये जो वर्जीनिया क्लास की अटैक सबमरीन है, इसको दुनिया की बेस्ट अटैक सबमरीन जो है वो माना जाता है। इस वक्त अमेरिकन नेवी को तकरीबन 17 के करीब ये वर्जीनिया क्लास की अटैक सबमरीन्स डिलीवर कर दी गई हैं। 11 ऐसी बोट्स हैं जिनके ऊपर जो है वो वर्किंग अभी होनी बाकी है, या वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, या उनके ऊपर अभी जो है वो वर्क स्टार्ट नहीं किया गया। लेकिन 11 मजीद ऐसी बोट्स जो है वो अमेरिकन नेवी के हवाले की जाएंगी। वर्जीनिया क्लास की आखिरी सबमरीन 2018 के अंदर अमेरिकन नेवी के हवाले की गई थी। ये एक 7,800 टन की सबमरीन है। 7,800 टन डिस्प्लेसमेंट की सबमरीन, ये एक बहुत ज्यादा बड़ी टनेज है। इतने बड़े आपके पास जो है वो शिप्स नहीं होते। ये न्यूक्लियर पावर्ड फास्ट अटैक सबमरीन होती है, और न्यूक्लियर पावर्ड होने की वजह से ये अनलिमिटेड दिनों के लिए जो है ये समंदर के अंदर रह सकती है। लेकिन डेफिनेटली फिर ह्यूमन फैक्टर जो है वो बीच में आ जाता है। इस वजह से इन सबमरीन्स को कुछ अरसे के बाद जो है वो अपनी पोर्ट के ऊपर वापस आना पड़ता है। इससे पहले अमेरिकन नेवी जो थी वो लॉस एंजल्स क्लास की सबमरीन्स इस्तेमाल करती थी। वो पुरानी हो चुकी भी थी, उनको रिटायर कर दिया गया, और ये नई वर्जीनिया क्लास के सबमरीन्स जो हैं इनको पानियों के अंदर उतारा गया। आज की अगली खबर जो है वो नेटो के हवाले से है। जैसा कि मैं आपको एक पिछली वीडियो के अंदर बताया कि नेटो जो है उसने अपनी कार्रवाइयाँ जो है उनको बढ़ा दिया है, और उसने सख्त सिग्नलिंग जो है वो रशिया को करनी शुरू कर दी है। पुतिन को सख्त मैसेजेस जो हैं वो भेजना शुरू कर दिए हैं। अब नेटो ने एक ऐसा काम किया, और अमेरिका ने एक ऐसा काम किया है जो कि मेरे ख्याल से नेटो की तरफ से उठाया जाने वाला अभी तक का सबसे सख्त कदम है। और वो ये है कि अमेरिका और नेटो ने पोलैंड के ईस्टर्न फ्लैंक के ऊपर जो है वो एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी हैं। अब पोलैंड का ईस्टर्न फ्लैंक कौन सा है? पोलैंड का ईस्टर्न फ्लैंक वो है जो कि यूक्रेन के साथ मिलता है, यानी कि ये पोलैंड की वो वाली सरहद है जो कि यूक्रेन के साथ मिलती है। और अगर आप ऐसी सरहद के ऊपर जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे जिसके ऊपर ऑलरेडी जंग लगी हुई है, तो रशिया इसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर करेगा, और नेटो और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर अमेरिका और नेटो ने अपने हवाई जहाज, टैंक्स, आर्टिलरी, आर्मर्ड असॉल्ट व्हीकल्स जो हैं उनको शामिल किया। अच्छा, अब ये जो एक्सरसाइज अमेरिका और नेटो कंट्रीज कंडक्ट कर रही हैं, ये सिर्फ पोलैंड के ईस्टर्न फ्लैंक के ऊपर नहीं कर रही। ये एक्सरसाइजेज वो फिनलैंड के अंदर भी कर रही हैं, नॉर्दर्न मैसेडोनिया के अंदर भी कर रही हैं, एस्टोनिया, लेटविया के बॉर्डर पे भी कर रही हैं। ये सारे के सारे वो कंट्रीज हैं जिनकी सरहदें जो हैं वो रशिया से मिलती हैं। अब फिनलैंड के अंदर इस तरह की एक्सरसाइज कंडक्ट करना जो है मेरे ख्याल से कि रशिया को बहुत ज्यादा तंग करेगा, क्योंकि नेटो कंट्रीज के ईस्टर्न फ्लैंक के ऊपर तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर अमेरिका एक नॉन नेटो कंट्री के अंदर जाके जिसकी सरहद रशिया से मिलती है एक्सरसाइज करेगा, तो यहाँ पे जंग छिड़ने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि किसी ऐसे कंट्री के ऊपर रशिया अटैक कर दे जो कि नेटो कंट्रीज का हिस्सा नहीं है, तो नेटो कंट्रीज उसके जवाब नहीं दे सकती। नेटो कंट्रीज के ऊपर जो है वो लाजमी नहीं है कि वो उस जंग का जवाब दें। तो फिनलैंड में जाके अगर अमेरिका ये हरकत कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो रशिया को ये दावत दे रहा है कि वो फिनलैंड के ऊपर हमला कर दे। एनीवे, इस एक्सरसाइज की बात कर लें तो इस वक्त इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 18,000 लोग जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। 20 कंट्रीज जो हैं उन्होंने इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लिया हुआ है। 7,000 सिर्फ ऐसी फौज है जो कि पोलैंड के अंदर जो है वो इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही है। इन 18,000 फौजियों में से 7,000 ऐसे फौजी हैं जो कि पोलैंड के ईस्टर्न फ्लैंक के ऊपर जो है वो एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि यूक्रेन की सरहद के बिल्कुल साथ। इस बात को भी रशिया आई बिलीव के बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। तो देखें आने वाले दिनों के अंदर यूरोप में चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं, क्योंकि इस वक्त यूरोप जो है वो बिल्कुल जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है। यूरोप के अंदर यूक्रेन की जंग जो है वो यूक्रेन की सरहदों से बाहर भी जा सकती है। अगली खबर जो है वो अमेरिका ही के हवाले से। अमेरिका ने अपने 6 F-16 जहाज जो हैं वो रोमेनिया में भेज दिए हैं। ऐसा तो ये एक बड़ी खबर नहीं है, लेकिन F-16 को रोमेनिया में भेजने का मकसद जो है वो ये है कि ये F-16 ब्लैक सी के ऊपर जो है वो एयर पोलिसिंग करेंगे। अब ब्लैक सी के ऊपर आपको पता है कि इस वक्त रशियन फोर्सेस जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। पिछले दिनों रशिया का जो स्लावा क्लास का बैटल क्रूजर था
वो ब्लैक सी के अंदर ही सिंक हुआ था। इसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो भी बना के दी थी। अब वहाँ पे इस शिप के रैकेज को निकालने के लिए रशियन फोर्सेस जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर वहाँ पे ये F-16 जो है अमेरिकन जाएंगे और एयर पुलिसिंग करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खड़ा हो सकता है। कोई भी रशियन वॉरशिप जो है इनके ऊपर कोई सरफेस टू एयर मिसाइल मार सकता है। अगर कोई अमेरिकन F-16 जो है यहाँ पे शॉट डाउन हो जाता है तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। तो जैसा कि पिछली खबर के अंदर मैंने आपको बताया कि यूरोप जो है वहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। और हालात कौन ख़राब कर रहा है? आई बिलीव कि इसका सेहरा जो है वो नेटो और अमेरिका को जाता है। खैर रशिया कहता होता था अमेरिका को कि आप नेटो कंट्रीज़ की तादाद में इजाफा ना करें, सोवियत यूनियन टूट चुका है, नेटो का वजूद वैसे ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अमेरिका को कहाँ पे सलामती है? उसने ना सिर्फ नेटो कंट्रीज़ की तादाद में इजाफा किया बल्कि ऐसे ममालिक को भी नेटो कंट्रीज़ के अंदर शामिल किया जो कि पहले वॉर्सो पैक्ट की कंट्रीज़ होती थी और उनको रशिया के खिलाफ भड़काया और वहाँ पे भी जो है उसने नेटो के मुआहदे किए। एनीवे देखें आने वाले दिनों में क्या होता। आज की आखिरी खबर जो है वो अमेरिका के 6th जनरेशन के जहाज़ के हवाले से है। अब जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका इस वक्त एक 6th जनरेशन जहाज़ के ऊपर काम कर रहा है और मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि अमेरिका ने अपने ये F-22 जहाज़ जो हैं इनको रिटायर करना है। इनको अमेरिका तब तक चलाएगा जब तक वो ये अपना 6th जनरेशन वाला जहाज़ जो है वो अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट नहीं कर लेता और इसके लिए अभी उसको टाइम लगेगा। ये 6th जनरेशन जहाज़ जो है ये अमेरिका 2030 से पहले नहीं बना सकता। एनीवे अब इन 6th जनरेशन जहाज़ों के ऊपर एक और बहस छिड़ गई है कि इन 6th जनरेशन जहाज़ों की प्राइस क्या होगी। अगर हम F-35 जहाज़ को देखें जो कि इस वक्त दुनिया का महंगा तरीन जहाज़ समझा जाता है, जब ये F-35 जहाज़ बनाया गया था तो उस वक्त इसके एक पीस की जो प्राइस थी वो तकरीबन $115 मिलियन के आसपास थी। डिफरेंट वेरिएंट्स हैं इस जहाज़ के, डिफरेंट वेरिएंट्स की डिफरेंट प्राइसेस थी। डेफिनेटली जो F-35B है वो आई बिलीव सबसे ज़्यादा महंगा है क्योंकि वो वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग जो है वो कर सकता है। उसका इंजन जो है वो बिल्कुल दूसरे जहाज़ों से मुख्तलिफ है। इस वजह से आई बिलीव कि ये F-35B जो है ये सबसे ज़्यादा महंगा है। एनीवे अब ये जो 6th जनरेशन वाला NGAD फाइटर है, नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर है, इसकी प्राइस जो है वो सामने आई है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स से एक सवाल किया गया कि ये जो आपका 6th जनरेशन वाला जहाज है ये कितने तक का एक पीस आपको पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ये एक जहाज जो है हमें मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में पड़ेगा, यानी कि एक 100 मिलियन का नहीं, कम से कम 200 मिलियन से ज्यादा का ही एक जहाज पड़ेगा। तो अगर ये एक जहाज $200 मिलियन का पड़ेगा तो आप कह सकते हैं कि ये 5 जहाज $1 बिलियन के होंगे और इनका एक स्क्वाड्रन जो है आप कह सकते हैं कि 3-4 बिलियन डॉलर्स का होगा। तो यही सवाल उनसे किया गया कि इतना ज़्यादा महंगा जहाज़ हमारी एयरफोर्स किस तरह से जो है वो अफोर्ड कर सकेगी और ज़्यादा नंबर्स में अफोर्ड कर सकेगी। तो उन्होंने ये बताया कि इस जहाज़ को हम कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन जहाज़ों के साथ साथ हमें लॉयल विंगमैन्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये जहाज़ हम अकेले नहीं उड़ाएंगे। लॉयल विंगमैन्स जो है वो इन जहाज़ों के साथ उड़ेंगे। 6th जनरेशन जहाज़ों के अंदर जो है वो एक पायलट बैठेगा। वो पायलट अपने 6th जनरेशन जहाज़ के ज़रिए से लॉयल विंगमैन्स को जो है वो कंट्रोल करेगा। उनसे पूछा गया कि इन लॉयल विंगमैन्स की प्राइस क्या होगी, तो वो भी बड़ी अजीब उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जी ये जो लॉयल विंगमैन्स इस जहाज़ के साथ हम उड़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनकी प्राइस जो है वो इस जहाज़ की हाफ हो, यानी कि अगर ये एक $200 मिलियन का जहाज़ हम बनाते हैं, कम से कम $200 मिलियन का, तो जो इन जहाज़ों के साथ लॉयल विंगमैन्स हम उड़ाएंगे उनकी प्राइस जो है वो $100 मिलियन हो। इस वक्त अगर आप F-35 जहाज़ परचेज करने जाएं अमेरिका से और अमेरिका आपको इजाज़त दे दे तो समझा यह जाता है कि एक जहाज़ की प्राइस अमेरिका $80 मिलियन चार्ज करेगा, जबकि 6th जनरेशन जहाज़ों के साथ जिन लॉयल विंगमैन्स ने फ्लाई करना है उस एक लॉयल विंगमैन की प्राइस जो है वो कम से कम अमेरिकन कह रहे हैं कि $100 मिलियन होगी, या कम से कम उनकी प्राइस जो है वो F-35 के नज़दीक होगी। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका इस एयर वॉरफेयर को किस लेवल के ऊपर लेके जाना चाहता है कि एक अनमैन्ड जहाज जो है जो कि एक लॉयल विंगमैन होगा 6th जनरेशन जहाज का, उसकी प्राइस F-35 की प्राइस के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। बहरहाल ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इतने ज्यादा पैसे अमेरिका अगर खर्च करेगा तो उससे वो किस किस्म के टारगेट अचीव करना चाहेगा। क्योंकि बात तो ये आएगी कि अगर आपने इतना महंगा वेपन सिस्टम बनाना है तो आपने उससे किस किस्म के टारगेट्स जो हैं वो अचीव करने हैं, किस किस्म के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव करने हैं। इतना महंगा जहाज बनाने की तो तुक ही नहीं बनती, लेकिन अगर अमेरिका इसको तैयार करना चाह रहा है तो फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वो किस किस्म के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव करना चाहेगा। तो देखें दोस्तों आने वाले दिनों में ये चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। होपफुली आपको आज की एपिसोड जो है वो पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।